गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में। और ये जो हमारा मॉडल पेपर है वो 2025 का पहला मॉडल पेपर है। तो इस मॉडल पेपर में आपको पता भी चल जाएगा कि जो आपके एग्जाम होंगे अर्धवार्षिक और वार्षिक, उनमें किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको प्रश्नों के जो जवाब हैं वो देने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस मॉडल पेपर के द्वारा समझेंगे। ये हमारा 2025 का पहला मॉडल पेपर है, ध्यान रखना। और इसकी अगर पीडीएफ आप लोग लेना चाह रहे हो तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम मॉडल पेपर को पढ़ते हैं और बहुत बारीकी से सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा कि ये जो हमारा मॉडल पेपर है और हमें जो प्रश्न आएंगे, हमें 16 प्रश्न तो ऐसे पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। अ ब स द जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे वो हमारे 16 होंगे। और उसके बाद 10 प्रश्न जो होंगे हमारे, वो हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होंगे। फिर हमारे 8 प्रश्न होंगे वन लाइनर, जिनका जवाब हमें एक पंक्ति या एक शब्द में देना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपकी एग्रीकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो, सभी में छोटे छोटे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब छोटे छोटे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए जो हमारे पेपर है वो कैसे होते हैं, कठिन होते हैं। हमें बारीकी से चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अगर आप बारीकी से चीजों को नहीं पढ़ोगे तो आप इन छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब कभी भी नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम चलते सीधा अपने मॉडल पेपर पर और पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको पहला क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है, पहले प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें आपके 16 क्वेश्चन होंगे इस तरह के, और उनके उत्तर आपको अपनी जो कॉपी आपको मिलेगी बोर्ड की उसमें लिखने होंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वपरागित फसलों में चयन की उत्तम विधि है। अब अगर मैं बात करूं स्वपरागित फसलों में, तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, समूह चयन, प्रतीप संकरण, वंशावली विधि और शुद्ध वंशक्रम विधि। अगर मैं चयन की विधियों की बात करूं तो यहाँ 2 ही विधियां हैं, समूह चयन और शुद्ध वंशक्रम चयन। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है स्वपरागित में। तो स्वपरागित फसलों में चयन की जो सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है, वो है आपकी शुद्ध वंशक्रम चयन। अगर आपसे परपरागित पूछा जाता, अगर मैं किसकी बात करूं परपरागित, तो परपरागित में जो सबसे अच्छी है वो कौन सी है, वो है आपकी समूह चयन। अब आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल ऐसे लिखते हैं एग्जाम में जाके, ऐसे लिखेंगे पहला और पहले में डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे डी, ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना आपको, आपको ऐसे नहीं करना, आपको इसका नाम भी लिखना है। डी में फिर लिखोगे आप शुद्ध वंशक्रम चयन, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, आप पहला, पहले का कौन सा है डी, डी में कौन सा है शुद्ध वंशक्रम चयन, ऐसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये सभी को पता होगा, हमारे पास ऑप्शन है जोधपुर, भरतपुर, नागपुर और जूनागढ़। सरसों अनुसंधान संस्थान सभी को पता है, कहां पर है, ये आपका भरतपुर में। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम सरसों अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भरतपुर में। वहीं अगर मान लो आपसे पूछा था काजरी, CAZRI, तो काजरी कहां स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे मूंगफली अनुसंधान संस्थान, मूंगफली, अगर मूंगफली वाला पूछा जाए तो वो कहाँ है, वो आपका जूनागढ़ में है। अगर मैं कपास की बात करूं तो कहां पर है, वो नागपुर में है। वही नेक्स्ट है अपना, पुनर्योगज डीएनए की खोज किसने की। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, कई बार आया भी है एग्जाम में। पुनर्योगज डीएनए को किसने खोजा, यहाँ 2 फैक्ट आते हैं। एक तो आता है पुनर्योगज डीएनए की खोज, तो ये किसने की, ये की पॉल वर्ग ने। कब की, 1872 में। कब की, 1872 में। पुनर्योगज डीएनए को किसने खोजा, पॉल वर्ग ने खोजा 1872 में। लेकिन अगर मैं बात करूं पुनर्योगज डीएनए से सफल जीव किसने बनाया, अगर सफल जीव आपसे पूछे आए तो ध्यान रखना वो फिर अलग है। ठीक है, लेकिन यहां मैंने क्या पूछा है, पुनर्योगज डीएनए की खोज पूछी है, तो डीएनए की खोज में आपका ये आ गया पॉल वर्ग। कब की, 1872 में की।
अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा इंपोर्टेंट है, ये तो कई बार आया भी है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो है बीटी का पूरा नाम है। आपने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, बीटी कपास, बीटी तंबाकू। तो ये जो बीटी वर्ड है, इस बीटी की फुल फॉर्म क्या है? जनरली मैं आपको बता दूं बीटी का फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिलस thuringiensis। बीटी का पूरा नाम क्या है? बीटी का पूरा नाम है बैसिलस thuringiensis। और जो बैसिलस thuringiensis है वो क्या है? वो एक जीवाणु है। ध्यान रखना, बैसिलस thuringiensis क्या है? ये एक जीवाणु का नाम है। वहीं अगर मैं बात करूं कातरा कीट की सबसे हानिकारक अवस्था है, काफी इंपोर्टेंट है, कातरा कीट की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा हानिकारक होती है? अगर हम कातरा कीट की हानिकारक अवस्था की बात कर रहे हैं तो कौन सी है? वो है आपकी लार्वा। लार्वा को ही क्या कहा जाता है? लट कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सुंडी। लार्वा, लट या सुंडी क्या है? इसकी हानिकारक अवस्था है। मैं आपको एक ही इंपोर्टेंट चीज बता दूं, जिन कीटों के जीवन काल में 4 अवस्थाएं होती हैं उनमें सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होगी? लार्वा या सुंडी अवस्था होगी। जिन कीटों के जीवन चक्र में 3 अवस्था होती हैं या अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, उनकी हानिकारक अवस्था होती है शिशु और वयस्क। जैसे दीमक है, टिड्डा है, दीमक हो गया आपका, टिड्डा हो गया, माहू हो गया, तो इनकी हानिकारक अवस्था क्या होगी? शिशु और वयस्क दोनों होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। एक ही चीज ध्यान रखना, जिनमें अपूर्ण कायांतरण या जिनके जीवन चक्र में केवल 3 अवस्थाएं पाई जाएंगी उनमें हानिकारक अवस्था क्या होगी? उनमें हानिकारक अवस्था होगी शिशु और वयस्क। और जिनमें 4 अवस्था पाई जाएंगी, जिनमें पूर्ण कायांतरण पाया जाएगा, उनमें हानिकारक अवस्था क्या होगी? लार्वा, लट या सुंडी होगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, अगला है फल मक्खी कीट द्वारा सर्वाधिक हानि होती है। काफी सरल है, फल मक्खी कीट के द्वारा सबसे ज्यादा हानि कौन से पादपों में होती है? तो बिल्कुल क्लियर है, कहां होगी? ये होगी सबसे ज्यादा बेर में। किसमें होती है? बेर में होती है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बेर में फल मक्खी के द्वारा कितनी हानि होती है? तो ध्यान रखना कितनी होगी? ये होगी 30 से लेकर के 100%। कितनी हानि हो सकती है? 30 से लेकर के 100% तक हानि बेर में फल मक्खी के द्वारा हो सकती है। आगे अगर मैं बात करूं अनार में सबसे ज्यादा, तो अनार में सबसे ज्यादा हानि किसके द्वारा होती है? तितली के द्वारा। ध्यान रखना, अनार में सबसे ज्यादा हानि किसके द्वारा होगी? तितली के द्वारा। आम में अगर बात करूं तो आम का प्रमुख कीट कौन सा है? इसका प्रमुख कीट है मिलीबग। कौन सा है? मिलीबग। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा है तितली द्वारा सर्वाधिक हानि, तो अनार में, और फल मक्खी द्वारा सर्वाधिक हानि किसमें? तो वो होगी आपकी बेर में। ठीक है, और भी आगे चलें, सारे क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट हैं। चलिए अगला कीट क्या है? नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, किस कीट का नियंत्रण खाई खोदकर किया जाता है? काफी अच्छा सवाल है। ऐसा कौन सा कीट है जिसका नियंत्रण हम खाई खोदकर करते हैं? तो टिड्डा है, सफेद लट है, कातरा है, या उपयुक्त सभी है? तो यहां जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। यानी जो कीट मिट्टी में रेंग कर या थोड़ी सी उड़ान भर करके फैलते हैं, उनका नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं? खाई खोदकर करते हैं। वो कीट खाई का पार नहीं कर पाते, खाई में ही दब करके क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आगे अगर बात करूं 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन पंच लगाए जाते हैं? ये भी काफी अच्छा सवाल है। जो फेरोमोन पंच लगाए जाते हैं वो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितने लगाए जाते हैं? तो ध्यान रखना कितने? 5 लगाए जाते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 फेरोमोन प्रपंच लगाए जाते हैं। और एक जो फेरोमोन प्रपंच है वो 50 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। एक पंच 50 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। टोटली पूरे खेत में कितने लगते हैं? तो 5 पंच लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। काफी अच्छा सवाल है। तो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल्यूलोज, दोनों और कोई नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं जीवाणुओं की कोशिका भित्ति तो किसकी बनी हुई होगी? ध्यान रखना, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है। वहीं अगर मैं बात करूं कवक, ध्यान रखना, जो कवक की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होगी? वो सेल्यूलोज की बनी होगी। कवकों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है।
लेकिन अगर हम जीवाणुओं की बात करें तो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। दोनों सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आगे थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं, और भी हमारे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस रोली को तना रोली भी कहा जाता है। काफी अच्छा सवाल है। गेहूं में हमने रोली पढ़ी 3, काली रोली, पीली रोली और भूरी रोली। अब प्रश्न ये है कि कौन सी रोली को तना रोली भी कहा जाता है। अगर मैं तना रोली की बात करूं तो किसको कहते हैं, ध्यान रखना, काली रोली को कहा जाता है। काली रोली को क्या कहते हैं, तना रोली कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भूरी रोली को क्या कहा जाता है, इसको कहता है पत्ती रोली। वहीं अगर मैं बात करूं पीली रोली तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रिप रोली। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए स्ट्रिप रोली तो पीली रोली को कहते हैं, पत्ती रोली तो भूरी रोली को कहा जाता है, तना किलर बीमारी या तना रोली काली रोली को कहते हैं। और अगर मैं सफेद रोली की बात करूं किस में होती है, ये आपकी सरसों में होती है। सफेद रोली किसमें, ये सरसों में। मेरा प्रश्न क्या था, किस रोली को तना रोली कहा जाता है। तो अगर हम तना रोली की बात करें तो किसको कह रहे हैं, काली रोली को कह रहे हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं अनावर्त कंड रोग का प्रकोप होता है, जो अनावर्त कंड रोग है उसका प्रकोप कौन सी फसल में होता है। मैं आपको बता दूं 2 रोग हैं हमारे, एक तो अनावर्त कंड और एक है आवर्त कंड। दोनों में हमें काफी डिफरेंस नजर आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ अनावर्त कंड की तो ध्यान रखना, जो अनावर्त कंड है वो तो किस में होता है, गेहूं में। अनावर्त कंड तो किस में होगा, गेहूं में होगा। लेकिन अगर हमें पूछा जाए आवर्त कंड किस में होता है, आवर्त कंड, तो ध्यान रखना आवर्त कंड किस में होगा, जौ में होगा। यहाँ तो कौन सा पूछा गया है, अनावर्त कंड, तो अनावर्त कंड किस में, गेहूं में। लेकिन अगर मुझे पूछा जाता आवर्त कंड तो वो किस में होता है, वो होता है आपका जौ में। आगे अगर मैं बात करूं, अगला है धान में पुटी रोग की खोज कब हुई। धान का मतलब हुआ यहाँ खाद्यान्नों में पुटी रोग। अगर हम खाद्यान्नों में पुटी रोग की खोज की बात करें तो ये कब हुई, ये हुई आपकी वर्ष 1874 में। खाद्यान्नों का पुटी रोग, जो मौल्या रोग है, गेहूं का जो मौल्या रोग है उसी को क्या कहा जाता है, खाद्यान्नों का पुटी रोग कहा जाता है। और उस रोग की जो खोज हुई वो कब हुई, वर्ष 1874 में। कब हुई, वर्ष 1874 में। वहीं अगर मैं बात करूं सब्जियों का जो जड़ ग्रंथि रोग है, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग, तो जड़ ग्रंथि रोग को कब खोजा गया, इसको वर्ष 1855 में खोजा गया। वहीं अगर मैं बात करूं गेहूं का सेहू रोग, गेहूं का सेहू रोग, तो सेहू रोग की खोज कब हुई, वर्ष 1743 में हुई। ठीक है, तो अगर मुझे खाद्यान्नों का पुटी रोग 1874, जड़ ग्रंथि रोग 1855 और गेहूं का सेहू रोग 1743। ठीक है, अगला है हमारा टिड्डे में कुल कितनी टांगे होती हैं। टिड्डे में कितनी टांगे पाई जाती हैं। अगर स्टूडेंट्स हम टिड्डे में टांगों की बात करें तो 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 3 जोड़ी का मतलब क्या हुआ, 6 टांगे। 3 जोड़ी का मतलब क्या हुआ, 6 टांगे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 6 टांगे। टिड्डे में कितनी टांग पाई जाती हैं, तो टिड्डे में टोटली 6 टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन भी हमारा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य होता है। श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य होता है। मधुमक्खियों में 3 वर्ग होते हैं, रानी, नर और श्रमिक। अब यहाँ क्या पूछा गया है, श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य होता है। नंबर फर्स्ट परागकण व शहद लाना, दूसरा शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करना, तीसरा शिशुओं को भोजन देना। यहाँ जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। यानी श्रमिक मधुमक्खियों का क्या कार्य है, तो ये सभी कार्य वो करती है। अगला है हमारा काली रोहू नाम से जानी जाने वाली मछली है। किस मछली को काली रोहू के नाम से जाना जाता है। अगर हम काली रोहू की बात करें तो ध्यान रखना वो कौन सी है, वो है आपकी कलबासु। कलबासु को क्या कहा जाता है, कलबासु को कहा जाता है काली रोहू। अगला है हमारा मछली के मांस में होता है। मछली के मांस में क्या क्या पाया जाता है, खनिज, विटामिन,
प्रोटीन और उपयुक्त सभी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मछली के मांस में ये सभी अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके 16 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव। आपका जो भी पेपर होगा बोर्ड का, उसमें 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह से जो मैंने आपको बताए सेम उसी तरह से। ठीक है, अब फिर इसके बाद में आपको आते हैं 10 क्वेश्चन, कैसे वो होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। और वो कितने होंगे, वो आपके 10 क्वेश्चन होंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 10 क्वेश्चन आते हैं। और सबसे टिपिकल जो प्रश्न होते हैं, सबसे कठिन जो प्रश्न होते हैं, वो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स मान लो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चनों में 10 में से 10 सही कर देता है, तो मान लो कि उसके जो नंबर आएंगे वो 95 से 100 के बीच में आएंगे, क्योंकि सबसे टिपिकल पोर्शन कौन सा है, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाला ही है। देखते हैं हम क्वेश्चनों को किस तरह से आपको, और रिक्त स्थान की पूर्ति करके हमें कहाँ लिखना है, अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें हमें लिखना है। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन से बात करूं, पहला क्वेश्चन है प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को खाली जगह कहते हैं। प्रतीप संकरण में जिस जनक का उपयोग बार बार किया जाता है उस जनक को क्या कहा जाता है, हमें यह बताना है। तो जनरली अगर मैं उस जनक की बात करूं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा आवर्ती जनक। क्या कहा जाएगा, उसको जनरली हम कहते हैं आवर्ती जनक। प्रतीप संकरण में जिस जनक का उपयोग बार बार होता है उसे आवर्ती जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा पादप की किसी एक कोशिका से संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता कहलाती है। यानी पादप की कोई एक कोशिका है और किसी एक कोशिका से संपूर्ण पौधा विकसित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, तो वो क्षमता कहलाती है टोटियोपोटेंसी। क्या कहलाती है, टोटियोपोटेंसी। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पूर्ण सख्तता। क्या बोला जाता है, पूर्ण सख्तता। या तो हम उसको पूर्ण सख्तता कह सकते हैं या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, टोटियोपोटेंसी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है अपना भ्रूण संवर्धन करके नए पौधे प्राप्त करने में खाली जगह दिन तक की बचत की जा सकती है। भ्रूण संवर्धन करके नए पौधे प्राप्त करने में खाली जगह दिन तक की बचत की जा सकती है। यानी अगर हम भ्रूण संवर्धन विधि द्वारा नए पौधे तैयार करें तो कितने समय की बचत की जा सकती है, तो ध्यान रखना है कितने होंगे, ये समय होगा आपका 10 से लेकर के 20 दिन। हम कितने समय की बचत कर सकते हैं, हम 10 से लेकर के 20 दिन तक की बचत कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, टोटल जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे आपके वो 10 होंगे, और यह सबसे टिपिकल पोर्शन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है खपरा भृंग का उत्पत्ति स्थान है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम खपरा भृंग के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है भारत से। कहां से हुई है, भारत से हुई है। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें दीमक, खाली जगह गण का सदस्य है। दीमक किस गण का सदस्य है, तो ये कौन से गण के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका आइसोप्टेरा। किसके अंतर्गत आएगा, आइसोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। दीमक की अगर हम बात करें तो दीमक किस गण के अंतर्गत आएगा, ये आइसोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगर बात करूं कीटों के परिवर्धन के लिए अनुकूल तापमान खाली जगह पाया गया है, यानी कीटों की उचित वृद्धि के लिए कितना अनुकूल तापमान माना गया है, तो कितना माना गया है, वो है आपका 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस कीटों की उचित वृद्धि के लिए कितना टेम्परेचर उत्तम है, 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, सिलेटी सिलक का प्रकोप खाली जगह की फसल में होता है। कौन सी सिलक पूछी गई है, सिलेटी सिलक पूछी गई है। और अगर मैं सिलेटी सिलक की बात करूं तो इसका प्रकोप किस में होता है, मक्का में होता है। मैं आपको बता दूं फसलों में 3 तरह की सिलक लगती है। एक तो काली सिलक होती है। काली सिलक का जो प्रकोप होगा वो पान की फसल में होगा, पान की नर्सरी में होगा। किसमें होगा, पान की नर्सरी में। एक होगी आपकी भूरी सिलक, भूरी सिलक का जो प्रकोप होता है वो सब्जियों में होता है। और एक कौन सी है, सिलेटी, और सिलेटी सिलक का प्रकोप कहां होता है, मक्का में होता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं केंचुए में कोकून का निर्माण खाली जगह
द्वारा होता है। अगर हम केंचुए में कोकून के निर्माण की बात करें तो कोकून का निर्माण कहां होगा? ये होगा क्लाइटेलम में। कहां होता है? क्लाइटेलम। केंचुए में कोकून का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो क्लाइटेलम के द्वारा होता है। और एक कोकून से एक केंचुए का निर्माण होता है। जैसे एक अंडे से क्या बनता है? एक पक्षी बनता है, वैसे ही एक कोकून से एक केंचुआ बनता है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग खाली जगह सूत्रकृमि द्वारा होता है। सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग खाली जगह सूत्रकृमि द्वारा होता है। तो ये कौन से सूत्रकृमि के द्वारा होगा? ये होगा मेलोइडोगाइनी। किसके द्वारा होगा? मेलोइडोगाइनी। सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग कौन से सूत्रकृमि के द्वारा होगा? तो ये मेलोइडोगाइनी सूत्रकृमि के द्वारा होता है। और इसकी खोज कब हुई? तो मैंने अभी आपको बताया था 1855 में। कब खोजा गया? इसको 1855 में खोजा गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करूं, कृत्रिम रूप से मछलियों के अंडों से बच्चे प्राप्त करने वाले स्थान को कहते हैं। कृत्रिम रूप से मछलियों के अंडों से बच्चे प्राप्त करने वाले स्थान को कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बीज खेत। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बीज खेत। ये आपके कंप्लीट हो गए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। दो पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। एक तो ऑब्जेक्टिव जो हमारे 16 क्वेश्चन थे, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे 10 क्वेश्चन थे। यही पोर्शन हमें हार्ड पड़ता है। इसके बाद में जो अगला हमारा पोर्शन आता है नेक्स्ट, वो है वन लाइनर क्वेश्चन। जैसा आपको क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा होगा, क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। यानी इन सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं वो हमें या तो एक शब्द में देने होते हैं या हमें एक लाइन में देने होते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, पादप पुरस्तापन क्या है? अगर मैं पादप पुरस्तापन की बात करूं तो क्या होगा? उन स्थानों पर फसल उगाना जहां वे पहले से मौजूद नहीं है। उन स्थानों पर फसल उगाना जहां वो पहले से मौजूद नहीं है क्या कहलाता है? पादप पुरस्तापन कहलाता है। या मैं कहूं नए स्थानों पर फसलें उगाना पादप पुरस्तापन है। ठीक है, किसी भी तरह से कह दो। अगला है टीडीएनए की माप होती है। अगर हम टीडीएनए की माप की बात करें तो कितनी होगी? 23 केबी। टीडीएनए की माप कितनी होती है? तो ये आपकी 23 केबी होती है। उसके बाद अगर बात करूं, बरूथी को मारने वाले विषों को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सरल है। बरूथी को मारने वाले विष को क्या कहा जाता है? बरूथीनाशी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बरूथीनाशी कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अतिवर्धन क्या है? अतिवर्धन, अतिवर्धन होता है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? अतिवर्धन कहलाती है। यानी जो भी हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? अतिवर्धन। ठीक है। और उन कोशिकाओं के आकार में वृद्धि क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी अतिवृद्धि। अतिवृद्धि क्या है? कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। अतिवर्धन क्या है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? गेहूं के भूरा रोली में एकांतर परपोषी का नाम बताइए। अब आपको क्या बताना है? गेहूं का जो भूरा रोली है उसके एकांतर परपोषी का नाम क्या है? तो यह आप ध्यान रखना, इसका नाम है थैलिक्ट्रम। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है थैलिक्ट्रम। ठीक है। गेहूं का जो भूरा रोली है उसका जो एकांतर परपोषी है उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम थैलिक्ट्रम होगा। नेक्स्ट अपना खारे जल में पाए जाने वाले सूत्रक्रमियों के नाम लिखिए। अब आपको क्या बताना है कि नहीं, दो ऐसे सूत्रक्रमियों के नाम बताने हैं जो खारे जल में पाए जाते हैं। तो मैं जनरली आपको बता दूं, क्रोमिडोरिया और कीटोस्टोमिया। एक तो क्रोमिडोरिया हो गया और एक कौन सा हो गया? कीटोस्टोमिया हो गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं, प्लेग नामक बीमारी के वाहक का नाम बताइए। अब आपको क्या बताना है? जो प्लेग बीमारी है उसके वाहक का नाम बताना है। तो इसका वाहक कौन सा होता है? इसका वाहक होता है पशु प्लेग। जो आपका पशु प्लेग में आता है, पिस्सू में कहूं तो पिस्सू। प्लेग नामक बीमारी का वाहक क्या है? पशु प्लेग, पिस्सू है। उसके बाद रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है?
अब क्या बताना है आपको, रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम तो क्या होगा, लेबियो रोहिता। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, लेबियो रोहिता। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिता। यानी ये आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, वन लाइनर वाला। 3 पोर्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब इससे जब हम आगे जाएंगे तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे जो बाखंड है आपका, यहाँ से आगे बाखंड में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, 1.5 नंबर वाले होंगे। और यहाँ टोटल 12 क्वेश्चन होंगे आपके। जैसे आपको दिखाई दे रहा है बहुगुणता क्या है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस अंतर, प्राकृतिक शस्त्रों को गुण, ऊतक संवर्धन के लाभ, टिड्डी की पहचान के लक्षण, प्लाज्मिड क्या है इसके कार्य, खपरा भ्रंग की क्षति एवं महत्व, उसके बाद बाजरा में अर्गट चेपारों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, उसके बाद भ्रूण संवर्धन का नामांकित चित्र, उसके बाद में आपको 2-3 क्वेश्चन और होंगे। रोहू मछली की विशेषता आपको लिखनी है, घोंगा का सामान्य लक्षण आपको बताने हैं, और जोक का आपको नामांकित चित्र भी बनाना है। ठीक है, इसके बाद में आपका साखंड आएगा जहां आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। और साखंड में आपके 3 प्रश्न होंगे, तीनों ही प्रश्नों में आपका अथवा होगा। अथवा का मतलब है कि इसमें से या इसमें से कोई एक आपको करना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका दाखंड आएगा जहां 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चनों में आपके अथवा होंगे, कोई एक ही आपको करना होगा। जैसे चयन किसे कहते हैं या संकरण क्या है, ऐसे केंचुए का पाचन तंत्र या टिड्डी का, ये तो आपका फिक्स है। ये तो आपका फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। 20वां क्वेश्चन तो आप फिक्स मान के चलो कि ये एग्जाम में आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया फर्स्ट मॉडल पेपर एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने बताया भी काफी आसान तरीके से। और भी अगर आप ये वाली पीडीएफ लेना चाह रहे हो तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, वहां से आप लोग ये वाली पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी लेना चाह रहे हो तो वो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।